B.Ed सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम टाइम पर बहुत टेंशन हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप B.Ed सेकेंड सेमेस्टर के B.Ed ट्रेनी हो या फिर आपका B.Ed सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको सिलेबस चेक करना है, ठीक है। सिलेबस से पहले भी आपको मार्क स्कीम देखना है कि हाँ, अब हम B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का मार्क स्कीम, सिलेबस और टॉपिक्स और लेक्चर्स के लिए आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर पर जाना है। अब यहाँ पर जो प्लेलिस्ट वाला सेशन है, ये देखिए प्लेलिस्ट ओपन हो रहा है। तो ये प्लेलिस्ट में ऐसे आपको स्वाइप करना है, इस टाइप से आप स्वाइप करोगे तो आ जाएगा B.Ed सेकेंड सेमेस्टर के हाँ, तो ये देखिए B.Ed सेकेंड सेमेस्टर प्रॉपर तो नहीं दिखेगा बट मैं जितना हो सके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। B.Ed सेकेंड सेमेस्टर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स और मार्क स्कीम, ठीक है। तो ये जो B.Ed सेकेंड सेमेस्टर ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखा है प्लेलिस्ट में, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको 2 वीडियो दिखेंगे, है ना, 2 वीडियोस दिखेंगे। पहला वीडियो जो है लिखा है B.Ed सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट एंड मार्क स्कीम, ये देखिए, ये B.Ed सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पेपर्स है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, और इधर सबसे ऊपर आपको मार्क स्कीम वाला वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है और कितने नंबर के, कितने थ्योरी पेपर है और कितने प्रैक्टिकल पेपर्स है, ठीक है। फिर इधर आपको B.Ed सेकेंड सेमेस्टर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको मिल गई। उसके बाद सब्जेक्ट देख लिए और कितने नंबर के ये भी पता होगा। उसके बाद आपको डिटेल सिलेबस देखना है, तो डिटेल सिलेबस भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। 1 मिनट। फिर इसके बाद आपको B.Ed सेकेंड सेमेस्टर डिटेल सिलेबस, ये देखिए, इस पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में ये सब कुछ मिल जाएगा अगर आप शांति से देखोगे तो, ठीक है। कई बच्चों का कमेंट था कि सिलेबस अपलोड कीजिए, सब कुछ अपलोड है, सिलेबस, मार्क स्कीम, बस आपको देखना है। ये देखिए B.Ed सेकेंड सेम डिटेल सिलेबस, ये प्लेलिस्ट में आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण का डिटेल सिलेबस है। फिर इधर पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी का और पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री का, जिनके अदर सब्जेक्ट है मैथ, केमिस्ट्री, तो वो अपने महाविद्यालय से कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे आपको पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी मिलेगा और पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा बायोलॉजी था तो जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे अच्छे से आता है मैं उसी की जानकारी दूंगी। लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में अदर चीज़ों की जानकारी देना मेरा काम नहीं है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी और साइंस है या क्या सब्जेक्ट है B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। PC1 और PC2 सब्जेक्ट बताइए। अगर मैक्सिमम बच्चों का PC1 और PC2 पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री हुआ तो हम इन सब्जेक्ट के टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। बाकी लर्निंग और टीचिंग तो सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे ही करवाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में ही देखना है। 1 मिनट।
प्लेलिस्ट में ही जाना है और फिर प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा अधिगम एवं शिक्षण वाली प्लेलिस्ट, ठीक है। ये देखिए लर्निंग एंड टीचिंग, ये अधिगम एवं शिक्षण वाली प्लेलिस्ट है। इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण का यूनिट 1 है, उसके 9 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर है। अगर ये आप 9 टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो एग्जाम में इसमें से कम 2 टॉपिक्स 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं और बीएड में तो आते ही आते हैं। और ये जो थ्योरीज है ना, प्रिंसिपल्स, तो ये सारे प्रिंसिपल्स एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 1 के लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेक्चर्स है। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, इसके आगे जो भी टॉपिक्स है। तो अभी जितना भी कंटेंट है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, आप उसको अच्छे से देखिए, सुनिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे कि मैंने तो इसमें बताया मार्क स्कीम सिलेबस, बट आप अगर अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अब आगे हमने यूनिट 1 के अधिगम की परिभाषा और अर्थ से लेकर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत तक के सारे टॉपिक्स अपलोड कर दिए। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, थानडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, थानडाइक के नियम, अधिगम के सिद्धांत, जितने भी है वो सारे हमने अपलोड कर दिए। अब आगे देखिए, आगे कुछ सिद्धांत, जितने भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो सब तो हमने अपलोड कर दिए, लेकिन अब और थोड़ा देख ले। जैसे टॉलमैन प्रतिमान आता है ना, तो वो टॉपिक आज हम कवर करते हैं। इसके बाद कल से प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेगी हमारे अपने YouTube चैनल पर। सेकेंड सेमेस्टर में लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या संकेत आकृति या प्रतीक अधिगम सिद्धांत, या फिर उसको ज्ञान का मानचित्र भी कहते हैं, ठीक है। साइन गेस्टॉल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक। तो इसका अन्य नाम है चिन्ह अधिगम, गुप्त या अव्यक्त अधिगम, प्रत्याशात्मक या प्रत्याशा अधिगम, उद्दीपक अधिगम, एसिस्टिव लर्निंग, ठीक है। फिर लैटेंट लर्निंग, एक्सपेक्टेंसी लर्निंग, ठीक। फिर ज्ञानात्मक या उद्देश्यपूर्ण अधिगम, चिन्ह पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत। मतलब बीएड में तो आप 1-2 अदर नेम लिख दोगे, वही बहुत है, लेकिन ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, जैसे सीटेट हो गया है ना, या अदर एमपीटेट एग्जाम्स, उनके लिए याद रखना जरूरी है। फिर प्रतिपादक जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड चेस टॉलमैन। अब देखिए टॉलमैन ने कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की है। देखिए मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं ये समझ के बनाती हूँ कि मुझे सिर्फ बीएड नहीं निकालना है, क्योंकि सिर्फ बीएड की डिग्री लेके आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाओगे। आपको सीटेट, एमपीटेट, ठीक है, फिर सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो केवीएस, एनवीएस, GSSB, ये सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। और मैं ये नोट्स उसी को लेकर बनाती हूँ कि एक बार मेहनत कर रहे तो डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी की वजह से मैंने बीएड के साथ ही सीटेट एग्जाम निकाल लिया। तो मैं चाहती हूँ कि देखो मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आपको साथ लेके आगे बढ़ूँ, इसलिए आप भी अगर चाहे तो ऐसे डिटेल नोट्स बना के पढ़ना, ताकि अपनी डिग्री के साथ साथ ही एग्जाम्स भी निकल जाए, ठीक है। तो देखिए टॉलमैन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन 1932, फिर ड्राइव्स टुवर्ड्स वॉर,
फिर 1942 में, ठीक है। फिर तथा कलेक्टेड पेपर्स इन साइकोलॉजी 1951 में इस सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किया है। अब टोलमैन का यह सिद्धांत पूर्णाकारवाद तथा प्रयोजनवादी मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि यह किसी भी क्रिया को सीखने में प्रयोजन को केंद्र बिंदु मानते हैं, अर्थात जीवन की समस्त प्रक्रियाएं तथा अधिगम समप्रयोजन होता है। इनकी यह मान्यता है कि व्यक्ति का व्यवहार सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। वह अधिगम के चिन्ह तथा आशाओं को अत्यधिक महत्व देता है। टोलमैन के अनुसार जब उद्दीपक व्यक्ति की आवश्यकता एवं उद्देश्य पूर्ति में सहायता करते हैं, तभी उद्दीपन में अर्थ उत्पन्न होता है। वे एक संविधानवादी व्यवहारवादी थे। अब देखिए, टोलमैन के अनुसार सीखने वाला उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्हों का अनुकरण करता है। वह गतियों को नहीं वरन अर्थों को सीखता है। सीखने की क्रिया में उद्देश्य का विशेष महत्व है। प्रयोग सन 1932 में, ये प्रयोग इसका बहुत इम्पोर्टेंट है टोलमैन का। ये बाकी जो सारी चीजें हमने ऊपर देखी थी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रयोग आपका बीएड एग्जाम्स में आता है, ठीक है। सन 1932 में चूहे पर प्रयोग किया। सीखने की क्रिया में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रतीकों का अनुसरण करता है और विषय वस्तु के अर्थ को सीखने का प्रयास करता है। हाँ, टोलमैन का प्रयोग, टोलमैन्स एक्सपेरिमेंट। उद्दीपक उसी समय जुड़ता है जब वह किसी आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। प्रयोग चूहों पर भूल भुलैया मैच बॉक्स। चूहों को भोजन या पुरस्कार देना है ना, पुरस्कार मिला, वे लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचना सीख जाते हैं। उन्हें चूहों की अपेक्षा जिन्हें भोजन नहीं मिलता, मतलब अगर चूहों के सामने भोजन रख दे, ठीक है, तो वो इजीली उस तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको उनका उद्दीपक स्टिम्युलस दिखेगा ना, तो उसको पाने के लिए। साथ ही भोजन न पाने वाले चूहों को जब पुरस्कार या भोजन दिया जाता है तो उनके सीखने की क्रिया में सुधार आता है। फिर जो नहीं पहुंच पाते उनको भी भोजन दिया जाता है, तो उनकी सीखने की क्रिया में सुधार। अब देखिए, टोलमैन ने चूहों के दो समूह लिए, एक ए ग्रुप व एक बी ग्रुप। उन्होंने एक भूल भुलैया लिया। उन्होंने ए ग्रुप वाले चूहे को भूल भुलैया के एक तरफ रखा तथा दूसरी तरफ भोजन रखा। चूहे अपना रास्ता ढूंढते हुए भोजन की स्मेल के द्वारा अपने भोजन तक पहुंच जाएंगे और अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये एक तरह का भूल भुलैया है। यहाँ पर चूहे थे और यहाँ पर भोजन रखा गया, तो मतलब उन्होंने दो ग्रुप के चूहे लिए। अब यहाँ भोजन रखा था उन्होंने तो ए ग्रुप के पहुंच गए क्योंकि भोजन था, ठीक है। और बी ग्रुप के, अब देखिए बी ग्रुप का, इसी प्रकार बी ग्रुप के सामने किसी प्रकार का भोजन नहीं है। बी ग्रुप के चूहे भूल भुलैया में घूमते रहेंगे। हो सकता है कि वे बाहर न जाए, क्योंकि उनके सामने कोई उद्दीपक नहीं है, कोई उद्देश्य या भोजन नहीं है। लाइफ का भी ऐसा ही है। अगर आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप जिंदगी भर भटकते रहोगे और पूरी जिंदगी ऐसे भटकते भटकते ही चली जाएगी, ठीक है। तो लाइफ में भी उद्देश्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ का क्या उद्देश्य है? ठीक है। फिर टोलमैन बी ग्रुप वाले चूहों के सामने भोजन रख देते हैं। जैसे ही भोजन रखा, चूहे जल्दी ही ए ग्रुप के चूहों के कंपेयर में, यानी कि ए ग्रुप के चूहों ने भोजन तक पहुंचने में जितना टाइम लिया था, उनसे जल्दी बी ग्रुप के चूहे भोजन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जब भोजन नहीं था तभी भूल भुलैया में घूम रहे थे। फिर भोजन की स्मेल से जल्दी पहुंच गए। देखिए, जब चूहों को उद्देश्य के रूप में भोजन दिया गया तो उन्होंने इस क्रिया को जल्दी सीख लिया। तो यहाँ टोलमैन ने विशेष महत्व उद्देश्य को दिया। यदि एम यानी कि उद्देश्य होगा तो वे पुरस्कार या दंड के माध्यम से क्रिया सीख कर अपने उद्देश्य तक जल्दी पहुंच जाएंगे। भोजन मिला तभी क्रिया को चूहों ने भोजन तक जल्दी पहुंचने के लिए भोजन मिला तभी चूहों ने क्रिया की, है ना। चूहों ने भोजन तक जल्दी पहुंचने के लिए क्रिया की।
तो भोजन उद्दीपक था। अब यहाँ पर आप डायग्राम बनाना, एक मतलब ए ग्रुप के चूहे बनाना और यहाँ पर बी ग्रुप के चूहे बनाना। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम आएगा। फिर टॉलमैन के अनुसार जो अधिगम ग्रहण करते उन बालकों का व्यवहार गतियों की अन्य यांत्रिक श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह प्रदर्शित करता है कि व्यवहार में बुद्धि कार्य करती है। टॉलमैन का सिद्धांत व्यवहारवादी प्लस संज्ञानवादी है। मिश्रण व्यवहारवाद प्लस संज्ञानवाद। व्यवहारवाद में क्या होता है, ये हार्मिक मनोविज्ञान का यूज किया जाता है इसमें ना, गत्यात्मक मनोविज्ञान का यूज किया जाता है, गेस्टाल्टवादी अधिगम संबंधित विधियां यूज की जाती है, और मनोविश्लेषणवाद यूज किया जाता है। और ये संज्ञानवाद मैकडूगल ने दिया था। 14 मूल प्रवृत्ति वाला सिद्धांत है। हाँ ठीक है। वुडवर्थ ने एसओआर अधिगम का सूत्र दिया था, है ना, संबंधित विधियां प्राय। ये इधर का व्यवहारवाद रिलेटेड है और इधर का संज्ञानवाद रिलेटेड है। ठीक है, फिर ये तो मैंने याद करने के लिए बनाया था, शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप। ओके, अधिगम का अर्थ है आपके सामने अलग अलग परिस्थितियां जितनी भी आ रही है उन सभी में सही परिस्थितियों का चुनाव करते हो उनमें संबंध स्थापित कर लोगे, ये लर्निंग है। अब देखिए, अधिगम जो है अलग अलग परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना सीखना है। तो प्रयोग भूल भुलैया चूहों को 2 ग्रुप में बांटा। ए इंटेलिजेंस, बी एवरेज। ग्रुप ए के चूहे 15 मिनट में पहुंचते फर्स्ट टाइम में। ठीक है, और ग्रुप बी के चूहे जो है वो 30 मिनट में पुरस्कार पाते हैं। फिर सेकंड डे ए के चूहे 30 मिनट में, ग्रुप बी के चूहे 9 मिनट में। इसने बी चूहों ने सोचा बाई तरफ जाऊंगा तो ये मिलेगा, दाई तरफ जाऊंगा तो ये मिलेगा, सीधे जाऊंगा तो वो मिलेगा। ठीक है, तो बी चूहे ने अपने मस्तिष्क में संज्ञानात्मक मानचित्र बना लिया। इस टाइप से आपको एग्जाम में भूल भुलैया बनाना है। और अगर वो जो मैंने डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ी थी वो नहीं भी बनाओ तो यहाँ पर ये भूल भुलैया बना देना, यहाँ पर 2 ग्रुप के चूहे बना देना, और यहाँ पर जो उसका स्टिम्युलस है, भोजन है, वो बना देना। ठीक है, एग्जाम में। फिर कॉग्निटिव मैप। पहला, सीखने का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना है। इस अधिगम में संज्ञानात्मक मानचित्र की भूमिका होती है। इसका प्रयोग होता है अधिगम में पुरस्कार की भूमिका होती है। संज्ञानात्मक मानचित्र, हमें पता होता है कि मैं इधर जाऊंगी तो ये होगा, उधर जाऊंगी तो वो होगा, ये बुक से ये सीख मिलेगी, वो बुक से वो सीख मिलेगी। ठीक है। सेकेंड, एकीकृत बनाम आणविक उपागम, मॉलिक्यूलर अप्रोच, बिना उद्देश्य के व्यवहार। मोलर से चवर्ण से उद्देश्य युक्त व्यवहार को स्वीकार किया है। आ जाओ। जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है वह जल्दी सफल होता है। तीसरा, स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम, यहाँ अनुक्रिया को स्वीकार करता है, महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, अनुक्रिया से इम्पोर्टेंट स्थान है लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। रिस्पॉन्स इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्क प्लेस इम्पोर्टेंट है। मैं जो बुक्स या नोट्स कंटेंट पढ़ रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चौथा, मध्यवर्ती चरों को सबसे पहले मनोविज्ञान में मानने वाले मनोवैज्ञानिक टॉलमैन है। तो ये कुछ शब्दावलियाँ थी जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब देखिए, चिन्ह पूर्णाकार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन गेस्टोल थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, विशेषताएं भी पूछते रहते हैं। पहला, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, पर्पसिव बिहेवियर। टॉलमैन के अनुसार सभी प्राणी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। अधिगम एक लक्ष्य की पूर्ति हेतु होता है। सेकंड, संकेत या प्रतीक या चिन्ह सीखना, साइन लर्निंग। जीव अपने वातावरण में विभिन्न संकेतों या साइन सीखते हैं, जैसे रास्ते, संकेत, स्थान आदि। तीसरा, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको किसी प्लेस पे पहुंचना है तो वहाँ पर साइंस आते हैं,
अगर किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचना है तो झंडे लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तीसरा, ज्ञानात्मक नक्शा, कॉग्निटिव मैप। अधिगम के दौरान व्यक्ति मस्तिष्क में एक नक्शा बना लेता है जो बाद में रास्ता खोजने या हल निकालने में मदद करता है। प्रयास और त्रुटि की बजाय अंतर्दृष्टि। टॉलमैन का मानना था कि अधिगम केवल अभ्यास या इनाम के माध्यम से नहीं होता, बल्कि अंतर्दृष्टि और समझ के आधार पर होता है। पांचवा, प्रेरणा की भूमिका। अधिगम में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, अधिगम अधूरा रहेगा। उदाहरण, अगर एक चूहा भूल भुलैया मेज में बार बार घूमता है और उसे भोजन मिलता है तो वह एक मानसिक नक्शा बना लेता है और उसे भोजन मिलता है। वह ऐसा नक्शा बनाता है कि भोजन कहाँ मिलेगा। जब अगली बार रखा जाए तो वह बिना प्रयास के सीधे भोजन तक पहुंच सकता है। इसे टॉलमैन के अनुसार चिन्ह पूर्णाकार अधिगम कहा जाता है। ठीक है, अब चिन्ह अधिगम ज्ञानात्मक सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। यूटिलिटी ऑफ लर्निंग थ्योरी इन एजुकेशन। यह सिद्धांत छात्रों में समझ आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है। रटने की बजाय समझ और मस्तिष्कीय नक्शा बनाना अधिक प्रभावी होता है। शिक्षकों को छात्रों को संकेतों और संबंधों के माध्यम से विषय समझाना चाहिए। प्राथमिक या प्रारंभिक अधिगम में यह सिद्धांत उपयोगी है। यह शिक्षक द्वारा उद्देश्य निर्देशित क्रियाओं के आधार पर शिक्षण करने पर बल देता है। लक्ष्य को परिभाषित, रीजन क्लियर करो, क्या करना है, क्यों करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको सीटेट देना है ना, तो ये सीटेट है या एमपी सेट है या नेट है, इसका ये सिलेबस होता है, ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इतना टाइम लगता है ना, इसको परिभाषित करो। ठीक है, फिर बेस्ट विधियों का प्रयोग। गेस्टाल्टवादी कोई भी कार्य को करने से पहले देखो, प्रत्यक्षीकरण करो कि मेरे लिए बेहतर क्या है, क्या हो सकता है ना। ऐसा नहीं मन में जो आया वो तरीका अपनाया, है ना। ब्लाइंड मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। फिर व्यक्तिगत शिक्षा। बच्चे की रुचि, बुद्धि, परिस्थितियां देखो, उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करो। पुरस्कार जल्दी मिलता है तो सीखना जल्दी होता है। तो ये था हमारा टॉलमैन का प्रयोग, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, शिक्षा में भूमिका, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।